नमस्कार दोस्तों, मैं निशा। एशिया और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में रक्षा समीकरण बहुत ही आक्रामक और तेज गति से बदल रहे हैं। एक तरफ चीन अपनी विशाल सेना और नौसैनिक ताकत के दम पर दक्षिण चीन सागर और अपने पड़ोसी देशों पर लगातार भारी दबाव बना रहा है, तो दूसरी तरफ भारत अब केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं है। भारत अब सीधे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों, विशेषकर इंडोनेशिया के साथ एक बहुत ही मजबूत, आक्रामक और रणनीतिक रक्षा साझेदारी तैयार कर रहा है। दशकों तक विदेशों से भारी मात्रा में हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने वाला भारत अब अचानक दुनिया को, खास करके उन देशों को जिनकी सीमा चीन से लगती है, उन्हें अत्याधुनिक सैन्य तकनीक का एक्सपोर्ट करने लगा है। दोस्तों, जिसके बाद चीन भारत को लेकर अलर्ट हो गया है। हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस बेची थी और अब वियतनाम को देने जा रहा है और अगला नंबर इंडोनेशिया का है। दोस्तों, क्या भारत ब्रह्मोस बाकी हथियारों से चीन को भयंकर रूप से घेर चुका है? क्या भारतीय रक्षा प्रणालियां अमेरिका, रूस और यूरोप के महंगे हथियारों का एक मजबूत विकल्प बनकर चीन के बढ़ते प्रभाव को खत्म कर सकती है? और जब भारत, इंडोनेशिया जैसे दो बड़े एशियाई देश आपस में हाथ मिलाकर चीन की चिंता को बढ़ा चुके हैं, दोस्तों, इन सभी गंभीर सवालों के जवाब हाल ही में हुए एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक रक्षा समझौते में साफ तौर पर दिखाई देते हैं। दोस्तों, भारत की एक प्रमुख और जानी मानी रक्षा तकनीक कंपनी MKU लिमिटेड और इंडोनेशिया की सबसे बड़ी निजी रक्षा कंपनी PT रिपब्लिक कॉर्पोरा ने एक बेहद महत्वपूर्ण MOU यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, इस बड़े समझौते के तहत भारत और इंडोनेशिया मिलकर इंडोनेशिया के भीतर ही बेहद उन्नत इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स रक्षा प्रणालियों का विकास और निर्माण करेंगे। दोस्तों, यह कोई ऐसा सामान्य सौदा नहीं है जिसमें एक देश ने पैसे दिए और दूसरे ने तैयार हथियार भेज दिए, बल्कि यह एक ऐसा गहरा रणनीतिक समझौता है जहां भारत अपनी बेहद संवेदनशील और अत्याधुनिक रक्षा तकनीक को सीधे इंडोनेशिया के साथ साझा कर रहा है। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि दोनों देश मिलकर अपनी सैन्य क्षमता को कई गुना बढ़ा सके और आधुनिक तकनीक के लिए पश्चिमी देशों पर अपनी निर्भरता को हमेशा के लिए खत्म कर सके। दोस्तों, इस बड़े समझौते के महत्व को गहराई से समझने के लिए जानना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स तकनीक आखिर होती क्या है और आज के आधुनिक युद्धों में इसकी इतनी भारी मांग क्यों है। पुराने समय में युद्ध मुख्य रूप से दिन के उजाले में लड़े जाते थे, जब सैनिक एक दूसरे को आसानी से देख सकते थे, लेकिन आज की आधुनिक और हाईटेक लड़ाई 24 घंटे बिना रुके चलती हैं। दोस्तों, रात के घने अंधेरे, खराब मौसम, भारी बारिश, पहाड़ों के घने कोहरे या फिर रेगिस्तान की उड़ती धूल के बीच छिपे हुए दुश्मन को देखना और उस पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाना इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स प्रणालियों के बिना पूरी तरह असंभव है। इसमें नाइट विजन डिवाइस, थर्मल इमेजिंग कैमरे, बख्तरबंद गाड़ियों पर लगने वाले खास सेंसर और सैनिकों की बंदूकों पर लगने वाले आधुनिक साइट शामिल होते हैं। दोस्तों, यह तकनीक इतनी उन्नत होती है कि झाड़ियों में छिपे किसी स्नाइपर के शरीर की गर्मी को दूर से पकड़ सकती है। भारत की MKU कंपनी अपने खास नेट्रो ब्रांड के तहत ऐसे ही मल्टी सेंसर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम तैयार करती है जो किसी भी सैनिक, लड़ाकू हेलीकॉप्टर या सैन्य वाहन को रात के घोर अंधेरे में भी दिन के उजाले की तरह साफ देखने की असीमित ताकत देते हैं। दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि इंडोनेशिया ने इतनी अहम और उन्नत तकनीक हासिल करने के लिए अमेरिका, रूस या किसी यूरोपीय देश के बजाय भारत की कंपनी को ही क्यों चुना? इसके पीछे इंडोनेशिया की एक बहुत ही सोची समझी और दूरदर्शी रणनीति काम कर रही है। इंडोनेशिया ने अपने देश में रक्षा उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के लिए TKDN यानी राष्ट्रीय स्थानीय सामग्री ढांचा नाम की एक सख्त नीति लागू की है। दोस्तों, इस नीति का सीधा सा मतलब यह है कि जो भी विदेशी कंपनी इंडोनेशिया की सेना को कोई रक्षा उपकरण बेचना चाहती है, उसे वह उपकरण केवल बाहर से बनाकर नहीं भेजना होगा, बल्कि इंडोनेशिया के भीतर ही कारखाने लगाकर उसे बनाना होगा और वहां के स्थानीय लोगों को वह तकनीक सिखानी होगी।
पश्चिमी देश हमेशा अपनी तकनीक साझा करने में आनाकानी करते हैं और उनके रक्षा सौदों के साथ कई तरह की सख्त राजनीतिक शर्तें जुड़ी होती हैं दोस्तों। लेकिन भारत ने हमेशा एक सच्चे और भरोसेमंद साझेदार की तरह बिना किसी अनुचित शर्त के इंडोनेशिया के साथ अपनी उच्च तकनीक साझा करने पर पूरी सहमति जताई है, जो इस रक्षा समझौते की सबसे बड़ी और अहम सफलता मानी जा रही है। दोस्तों, यह भी समझना होगा कि भारत की इस कंपनी MKU को इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय ठेका यूं ही नहीं मिल गया है। इसके पीछे इस कंपनी का कई वर्षों का शानदार रिकॉर्ड और भारतीय सेना का अटूट भरोसा शामिल है। दोस्तों, साल 2025 में इस कंपनी ने भारतीय सेना के साथ 660 करोड़ रुपए का एक बहुत ही विशाल और ऐतिहासिक अनुबंध किया था। इस बड़े सौदे के तहत भारतीय सेना को 29,000 से अधिक नेट्रो NW3000 नाइट विजन वेपन साइट्स दिए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यह रक्षा खरीद भारत की स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित श्रेणी के तहत की गई थी, जब दुनिया की सबसे बड़ी, ताकतवर और पेशेवर सेनाओं में से एक भारतीय सेना हिमालय की अत्यधिक ठंड, थार रेगिस्तान की झुलसाने वाली गर्मी और पूर्वोत्तर की भारी बारिश जैसी अत्यंत कठिन परिस्थितियों में कड़े परीक्षण करने के बाद किसी स्वदेशी उपकरण को चुनती है, तो पूरी दुनिया की उस तकनीक का डंका बजता है। भारतीय सेना के अलावा MKU कंपनी ने अफ्रीकी देश मोरक्को की सेना को 1000 से ज्यादा आधुनिक थर्मल वेपन साइट सफलतापूर्वक सौंपे हैं। इसी शानदार ट्रैक रिकॉर्ड और वैश्विक भरोसे ने इंडोनेशिया को भारत की तरफ मजबूती से आकर्षित किया है। दोस्तों, अगर हम इस समझौते के भू रणनीतिक और सामरिक महत्व की विस्तार से बात करें, तो इसके तार सीधे तौर पर समुद्र में चीन की लगातार बढ़ती आक्रामक नीतियों से जुड़े हुए हैं। इंडोनेशिया के नटुना द्वीप समूह के आसपास के समुद्री इलाके में चीन आए दिन अपनी नौसेना और हथियारों से लैस तटरक्षक जहाजों को भेजकर घुसपैठ करने की कोशिश करता रहता है। इसके अलावा इंडोनेशिया कोई एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा देश है जो 17,000 से अधिक छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। दोस्तों, इतने विशाल समुद्री इलाके की दिन रात निगरानी करना दुनिया की किसी भी नौसेना के लिए एक बहुत ही मुश्किल और थका देने वाला काम है। समुद्री लुटेरों, अवैध शिकार करने वाली नावों और चीनी जहाजों की निगरानी के लिए इंडोनेशियाई सेना को ऐसे उन्नत उपकरण की सख्त जरूरत है, जो रात के अंधेरे में भी बिना कोई रोशनी के दुश्मन की हरकतों को दूर से ही पकड़ सके। भारत की अत्याधुनिक इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स तकनीक इंडोनेशियाई नौसेना, उनके तटरक्षक बल और जमीनी सेना को वह अचूक दृष्टि प्रदान करेगी, जिससे वे अपने समुद्री और जमीनी क्षेत्रों की सुरक्षा को पूरी तरह से अभेद्य बना सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकारों का मानना है कि यह समझौता भारत की कूटनीतिक नीति में आए एक बहुत बड़े और सकारात्मक बदलाव को भी स्पष्ट रूप से दर्शाता है। दोस्तों, एक समय था जब भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान या सामान्य व्यापारिक संबंधों तक ही खुद को सीमित रखता था, लेकिन अब भारत की पुरानी नीति पूरी तरह से एक्ट ईस्ट नीति में बदल चुकी है और इसका असर जमीन पर दिखाई देने लगा है। भारत अब अपने मित्र देशों के केवल खोखले वादे नहीं कर रहा है, बल्कि फिलीपींस और जैसे देशों को अपनी सबसे घातक ब्रह्मोस मिसाइलें दे रहा है और अब इंडोनेशिया को इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स जैसे संवेदनशील तकनीकी दे रहा है। दोस्तों, भारत का ये सीधा और स्पष्ट संदेश है कि वह अपने मित्र देशों को सैन्य रूप से आत्मनिर्भर बनाने में उनकी पूरी और व्यावहारिक मदद करेगा। भारत की सरकार यह बात बहुत अच्छी तरह जानती है कि अगर एशिया में शांति बनाए रखनी है और किसी एक देश के दबदबे को रोकना है, तो केवल अपनी सीमाओं को मजबूत करना ही काफी नहीं होगा, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के छोटे और बड़े देशों को भी सैन्य रूप से ताकतवर और आत्मनिर्भर बनाना होगा। दोस्तों, आने वाले समय में यह रक्षा साझेदारी तकनीक के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकती है। इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण, महंगा और जटिल हिस्सा उसका थर्मल कोर होता है। इससे तकनीक की दुनिया में पूरे सिस्टम का दिमाग माना जाता है और इसे बनाना बहुत ही मुश्किल काम है।
अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे पश्चिमी देश इसी थर्मल कोर तकनीक के दम पर पूरी दुनिया के रक्षा बाजार पर राज करते आए हैं और मनमाने दाम वसूलते हैं। लेकिन अब भारत ने पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपना खुद का नाइट्रो एक्सियन थर्मल कोर सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। दोस्तों, जब ये अत्याधुनिक भारतीय तकनीक इंडोनेशिया में स्थानीय स्तर पर बनेगी तो इसके निर्माण और उत्पादन की लागत पश्चिमी देशों के मुकाबले काफी कम हो जाएगी। दोस्तों, क्या भविष्य में हम ये देखेंगे कि भारत और इंडोनेशिया मिलकर बनाए गए इन किफायती लेकिन अत्यधिक उन्नत रक्षा उपकरणों को अन्य एशियाई और अफ्रीकी देशों को भी भारी मात्रा में निर्यात करना शुरू करेगा? रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ये संभावना बहुत ही प्रबल है, क्योंकि दोनों देशों के पास न केवल विशाल उत्पादन क्षमता है बल्कि विकासशील देशों के रक्षा बाजार की गहरी समझ भी मौजूद है। भारत और इंडोनेशिया के बीच उठाए गए इस मजबूत कदम से पूरी दुनिया के हथियार बाजार को एक बहुत ही स्पष्ट और कड़ा संदेश गया है। दशकों से चले आ रहे विदेशी हथियार निर्माता कंपनियों के एकाधिकार और मनमानी का दौर अब धीरे धीरे टूट रहा है। एशिया के देश अब अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों के लिए पश्चिमी देशों की शर्तों पर निर्भर रहने के बजाय आपस में मिलजुल कर तकनीक साझा कर रहे हैं। दोस्तों, भारत का रक्षा निर्यात पिछले कुछ वर्षों में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इंडोनेशिया के साथ हुआ यह MOU इस बात का पक्का प्रमाण है कि भारत के स्वदेशी रक्षा उपकरण अब वैश्विक मानकों पर पूरी तरह से खरे उतर रहे हैं। दोस्तों, ये समझौता केवल कुछ उपकरणों की खरीद बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि दो विकासशील देशों के बीच एक ऐसा रणनीतिक गठजोड़ है जो आने वाले कई दशकों तक काम करेगा। जब इंडोनेशिया की सेना बड़े पैमाने पर भारतीय तकनीक और उपकरणों का इस्तेमाल करना शुरू करेगी तो भविष्य में दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल, संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण के नए और बड़े रास्ते भी अपने आप खुल जाएंगे। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।